गोलगप्पे वाला, समोसे वाला। एक गांव में रामदेव और सोमदेव नाम के दो मित्र थे। वे गोलगप्पों की रेहड़ी लगाकर गुजारा करते थे। एक गोलगप्पा बनाता था तो दूसरा लोगों को देता था। दोनों इस तरह एक दूसरे के हाथ बटाते रहते थे। एक दिन एक औरत, तुम दोनों को यूं देखकर अच्छा लगा। सगे भाई भी इस तरह मिलजुल कर और अनबन के बिना नहीं रहते। ये बात सुनकर दोनों खुश हुए। एक दिन सोमदेव बीमार पड़ गया और अस्पताल में भर्ती हुआ। तब रामदेव अकेला रेहड़ी चलाता था। इस तरह एक हफ्ते बाद सोमदेव रेहड़ी पर आया और काम करने लगा। एक दिन रामदेव, अरे यार सोमदेव, शहर में मेरे रिश्तेदार की शादी है, वे लोग बहुत करीब के हैं, नहीं गया तो बुरा मान जाएंगे। 4 दिन लगेंगे, क्या तुम संभाल लोगे? सोमदेव, 4 दिन? धंधा जरूरी है या शादी? शादी के दिन सवेरे जाकर शाम को लौटाना, मैं अकेला नहीं संभाल सकता। रामदेव, तुम एक हफ्ता बीमार पड़े तो क्या मैंने नहीं संभाला था? जब भागीदार हैं तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है यार। सोमदेव, बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होना और शादी में जाना क्या एक ही बात है? यानी मेरे बीमारी का भी हिसाब रख रहे हो? यही तुम्हारी सोच है? रामदेव, मेरे सोच के बारे में बोलने से पहले अपनी सोच को समझो। काम तो काम है। तुमने एक हफ्ते की छुट्टी ली, मैं सिर्फ 4 दिन की मांग कर रहा हूं, समझे? सोमदेव, नामुमकिन। तुम अगर यूं ही शादियों में और मौज मस्ती के लिए गए तो मैं यहां धंधा संभालने के लिए तैयार नहीं हूं। रामदेव, ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपना देख लो। सोमदेव, ठीक है, मेरे पैसे मुझे दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इस तरह दोनों अलग हो गए। रामदेव गोलगप्पों की रेहड़ी चलाता था और सोमदेव ने पास ही समोसे की रेहड़ी लगाई। रामदेव, आओ भाई आओ, गोलगप्पे खाओ, चटपटे गोलगप्पे, खट्टे मीठे गोलगप्पे कहकर आवाज देता था तो सोमदेव, गर्मा गर्म समोसे, प्याज वाले समोसे, आलू के समोसे, लजीज समोसे, आओ भाई आओ। इस तरह दोनों धंधा करने लगे। 1 महीने बाद रामदेव पैसे गिन रहा था और ये क्या, महीने के 10,000 की कमाई होती थी, इस बार सिर्फ 5,000 हुई है, क्या हुआ? ऐसा उसने सोचा। सोमदेव, ये क्या, 5,000 ही कमाया? महीने भर की मेहनत से बस इतना ही? पहले 10,000 मिलते थे, क्या हुआ? कहीं कोई गलती हुई है। एक दिन वही औरत आई और मिलजुल कर रहने वाले तुम दोनों को अलग होते हुए देखकर बहुत दुख हुआ। मैं तुम दोनों को एक बात बताने आई हूँ। मेरे हिसाब से तुम दोनों की आमदनी कम होगी, क्योंकि धंधा बंट गया है। तुम दोनों ने अलग रेहड़ी लगाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आकर खाएंगे। हर धंधे की एक सीमा है। कल यदि कोई और आकर रेहड़ी लगाएगा तो उसे भी हिस्सा मिलेगा। करना हो तो मिलजुल कर करो धंधा, नहीं तो दूर दूर रहकर करो। कहकर चली गई। उसकी बातों से दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर दोनों मिलजुल कर गोलगप्पे बेचने लगे। तो बच्चों, जीवन में बेवजह और काम ना आने वाली बातों को लेकर जिद नहीं करना चाहिए, इससे अपना ही नुकसान है। एक गांव में राणा नाम का आदमी रहता था। राणा क्या व्यापार करना है, बहुत सोचने के बाद नजदीकी बैंक से लोन लेकर एक जेसीबी खरीदा। राणा की पत्नी शीतल उस जेसीबी के टायर के नीचे नींबू रखा। राणा उसे कुचलकर उसका व्यापार शुरू किया। राणा कुछ दिन उसका जेसीबी को सेंटर में रखकर सभी को पैम्पलेट बांटा, फिर भी एक भी बुकिंग नहीं आया। कुछ महीनों के बाद शीतल, क्यों जी, जेसीबी बिजनेस अच्छा है सोचकर इतना खर्चा करके खरीदा, अभी तक एक भी बुकिंग नहीं आया। बाजू के बैंक में से ईएमआई बोरो करके नोटिस पे नोटिस आ रहा है जी, अभी क्या करेंगे जी? इस गांव में एक भी नया घर नहीं बन रहा है।
सभी लोग पुराने घर में ही रह रहे हैं। इस गांव में ही नहीं बल्कि आजू बाजू के सभी गांव घूम कर आ चुका हूं। कहीं पे भी रोड या कोई फ्लाईओवर नहीं बांध रहे। उनके ऊपर भरोसा करके जेसीबी खरीदकर पूरी तरह से डूब गए। अभी इसे आधे दाम में ही खरीदने वाला भी कोई नहीं है। क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेसीबी सिर्फ कंस्ट्रक्शन के कामों में ही उपयोग आता है जी, और किन किन कामों में इस्तेमाल हो सकता है वो थोड़ा सोचिए। घर में खाने का सामान भी खत्म हो रहा है। राणा दूसरे दिन जेसीबी को एक ऑटो स्टैंड में रखा। आओ भाई आओ, जबलपुर, केदारपुर, अमीनापुर, कोई भी गांव हो, टिकट सिर्फ 20 रुपए। आओ भाई आओ, जल्दी से जेसीबी में चढ़ो, जेसीबी के डब्बे में भी बैठ सकते हो, कहकर चिल्ला रहा था। एक आदमी आकर, क्या है तुम्हारे जेसीबी में बैठकर गांव जाना चाहिए, तुम 20 रुपए में लेकर जाओगे? ठीक है, पर ये 20 किलोमीटर की स्पीड पे भी नहीं जाएगी। इसमें चढ़ा मतलब मेरे गांव जाने के लिए आधी रात हो जाएगी। पर ये क्या गंदी सोच है तुम्हारी। ये डीजल कितना पिएगी मालूम है तुम्हें? इसे शेयर ऑटो बनाकर घूमेगा तो तुम्हें नुकसान ही नुकसान होगा। हाँ सही है आपकी बात, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे ही राणा का कर्जा रोज रोज बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक बच्चा राणा के पास आकर, अंकल, हमारे स्विमिंग पूल में एक बहुत बड़ी मछली आ गई है, आप आकर उसे थोड़ा बाजू में कर देंगे? मेरे पापा को कहकर आपको पैसे दे दूंगा। बाप रे, बहुत समय के बाद मेरे जेसीबी को बोनी लेकर आया है, तुम्हें बहुत थैंक्स है बेटा। राणा वैसे जेसीबी से स्विमिंग पूल में से बड़ी मछली को निकालकर बाहर फेंका। वो बच्चे के पिता ने राणा को पैसा दिया। राणा ने उस पैसे को आंखों से लगाकर नमस्कार करके चला गया। वैसे राणा उस मछली को जेसीबी में डालकर फिश मार्केट में लेकर गया। नानाराम नाम का एक फिश व्यापारी उसे रुकाया। ये मछली तुम्हें कहां पर मिली है भाई? ये बहुत ही कीमती मछली है, सिर्फ बाढ़ के वक्त ही समंदर से बाहर निकलती है। इसे मुझे बेचो, तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। राणा ने खुशी से ठीक है कहकर व्यापारी को मछली दे दिया। उसे पैसे देकर, इस तरह की मछलियां तुम्हें मिलने पर किसी को मत बेचना, मेरे पास ही लेकर आना। तभी राणा को एक आइडिया आया। उस दिन से राणा उसके जेसीबी से उन मछलियों को पकड़ना शुरू किया। मछलियां आकर उस जेसीबी के डब्बे में गिरने लगी। वो देखने वाले बाकी लोग आश्चर्य से देखने लगे। राणा जेसीबी को मछली मार्केट में लाकर मछलियों को उन्हें बेचता था। राणा को कभी कभी बड़ी मछलियां मिल जाती थी और उन मछलियों को राणा लाकर नानाराम को बेचता था। ऐसे जेसीबी में रोज टन के हिसाब से मछलियां गिरने पर राणा ने बहुत पैसा कमा लिया। एक साल में ही बैंक का लोन भी चुकता हो गया। वो देखकर शीतल बहुत खुश हुई। राणा उसे रास्ता दिखाने वाले बच्चे को हर महीना कोई ना कोई खिलौना खरीद के देता था। प्लास्टिक बॉटल फिशिंग। मछलीपुरा नाम के गांव में रामनाथ नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। उसका सुधीर नाम का एक बेटा था। वो बहुत होशियार होने के बावजूद बहुत आलसी था। शहर के कॉलेज में डिग्री करने के बावजूद गांव में आकर बस खा पीकर सोते रहता था। रोज आधे से ज्यादा समय सिर्फ बिस्तर पर सोते रहता था। एक दिन रामनाथ सुधीर के पास आकर, उठ रे उठ, कितनी देर सोओगे रे, टाइम कितना हो रहा है जानते हो तुम? कहते हुए उसे नींद से जगाया। तब सुधीर अंगड़ाया लेते हुए जागकर, क्या पिताजी इतनी जल्दी जगा रहे हो? सुबह उठे, टिफिन खाए और सो गए। बेटा अब दोपहर हो गई है, तुम्हारे फिर से खाने का टाइम हो गया है ना महाराज जी। तुम्हें क्या चाहिए ऑर्डर दोगे तो लेकर आता हूँ। क्या पिताजी रोज बोलना पड़ता है क्या आपको? एक चिकन 65, एक मटन फ्राई, एक एग बिरयानी, यूं लिस्ट कहने लगा। बस यही बेटा या कुछ और चाहिए? वैसे मैं फोन रिचार्ज करने के लिए तुम्हें पैसे दी थी, अब तक नहीं किए, करवाओगे या नहीं? क्या पिताजी
आप अभी तक कौन सी दुनिया में हो? अब टेक्नोलॉजी सब बदल गई है। अब तक आपने फोन रिचार्ज करना भी नहीं सीखा। आपके फोन से ही आप रिचार्ज कर सकते हो। सुधीर दोपहर को भोजन खाकर फिर से सो गया। हे भगवान, पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। फिर अगले दिन रामनाथ नदी से मछली पकड़ने निकल गया। बुढ़ापे की वजह से वो ठीक से मछली नहीं पकड़ पाया। सारा दिन मेहनत किया तो उसके हाथ सिर्फ 4 मछलियां आई। वो 4 मछलियों को लेकर रामनाथ सुधीर मार्केट गए। मछलियां बेचने के लिए रखा। अरे भाई, 4 मछलियां ही तो पकड़े, अब उसे बेचने के लिए भी लाए हो? तुम अब बुढ़े हो गए हो, मेरी बात मानो। अब तुम्हारे हाथ और मछलियां नहीं आने वाली हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा भी तो है ना, वो मछलियां पकड़ लेगा ना। तुम्हें अब इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? वाह, उसे नींद के लिए टाइम काफी नहीं है। वो कहाँ से मछलियाँ पकड़ेगा? आज बस गलती से अपने पिता के साथ आ गया होगा। तब सुधीर को गुस्सा आया। पकड़ूंगा, मैं भी मछलियों को पकड़कर तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। सोते वक्त भी पकड़कर दिखाऊंगा। कैसे रे, कैसे पकड़ोगे? अब तक कभी तुम नदी में तो आए नहीं, कभी जाल फेंककर मछलियां पकड़ी तो नहीं। आपको क्यों पिताजी? होशियारी हो तो नींद में भी मछलियों को पकड़ा जा सकता है। कहते हुए वहां से चले गया। चलते चलते उसे कुछ प्लास्टिक बॉटल्स नजर आए। तुरंत सुधीर को एक आइडिया मिला। अगले दिन सुधीर अपने पिता से, तुम जाल से अब मछलियों को पकड़ना छोड़ दो। मैं एक आसान तरीके से तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा। तुम्हें उन सब मछुआरों से ज्यादा मछलियाँ हाथ में आएंगी, फिक्र मत करो। रामनाथ सुधीर नदी तक गए। नदी के किनारे सुधीर एक छोटा सा खड्डा खोदा और उसमें छोटी मछलियां, अंडे और टमाटर के टुकड़े डाले। उसके बाद प्लास्टिक बॉटल्स को एक के पीछे एक जोड़कर एक प्लास्टिक पाइप की तरह तैयार किया। उस पाइप का एक कोना नदी के अंदर और दूसरे कोने से मछली उस खड्डे में गिरे ऐसे तैयार करके रखा। फिर उसके ऊपर कोई भार रखा। प्लास्टिक बॉटल्स में मछलियों के खाने के लिए छोटी मछलियां, टमाटर के टुकड़े रखे थे। फिर वहां बगल में जाकर सो गया। मछलियां सारे उस खड्डे में गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो आवाज सुनकर नींद से उठा और खड्डे में जो मछलियां थी वो सब एक बोरी में भर दिया। ये सब वहां मौजूद एक मछुआरा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। सुधीर अपने पिता को वो तरीका दिखाया। सब उसकी होशियारी से दंग रह गए थे। ये है तो होशियार, लेकिन है बड़ा आलसी। आलसीपन के वजह से ही ये काम भी कर नहीं पा रहा है। पता नहीं कब छोड़ेगा अपना आलसीपन और कब बदलेगा। अंडरग्राउंड फिश फार्मिंग। एक गांव में बोलाराम नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में मकाई उगाता था, मगर इस साल मकाई का खेत में बीमारी फैलने की वजह से फसल सूखकर पूरा नष्ट हो गया। बोलाराम को थोड़ा पढ़ना आता था। वो कभी कभी अखबार पढ़ता था। एक दिन वो अखबार पढ़ते हुए कुछ सोचने लगा। फिर उसकी बीवी उसे चाय देते हुए, क्या सोच रहे हो जी? पेपर में कुछ खास है क्या? मछलियों का फार्मिंग के बारे में। अभी तो सब फसल खराब हो गया। मछलियों को तो कितना बीमारी आते होंगे। इसीलिए हमारे खेत में अंडरग्राउंड में पालेंगे तो कैसा होगा, ये सोच रहा हूँ। कुछ ना कुछ करके इस साल गुजारने के लिए देखिए। कहकर अंदर चली गई। फिर बोलाराम ने पेपर में जो है वो पूरा पढ़ा। उसमें मछलियों को पालने वालों को सरकार प्रोत्साहित करेंगे और मछलियों के बच्चे को मुफ्त में वो लोग ही सप्लाई करेंगे और मछलियों का मार्केट भी वही करेंगे कहकर लिखा हुआ था। बोलाराम ने मछलियों को पालने के लिए निर्णय लिया। अगले दिन से सूखा हुआ मकाई के पौधों को खेत में से निकालकर खेत में एक जगह पर खोदकर जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में एक तालाब बनाया और अंडरग्राउंड में जाने के लिए सीढ़ियों को बनाया और 2 बड़े टैंक्स बनवाया।
फिर उसमें से पानी आने के लिए मोटर पंप भी लगवाया, हवा आने के लिए भी इंतजाम करवाया। फिर मछलियों के बच्चों को पानी में डाल दिया। फिर मछलियों को अच्छे से चारा डाला। वो खाकर वो मछलियां बड़े बन गए। बोलाराम का दोस्त मछली का फार्म को देखने के लिए आया था। दोनों खेत में जाकर अंडरग्राउंड में सीढ़ियों से उतरे, मछलियों को देखे और टैंक के पास खड़े होकर बोलाराम का दोस्त, आजकल लाइव फिश के लिए अच्छा से डिमांड है, बाकी का मछलियों के लिए स्टोरेज प्रॉब्लम हो रहा है। पावर सप्लाई अच्छे से नहीं मिलने के कारण पानी को फ्रेश रखना एक समस्या जैसा बन गया है। एक दिन बोलाराम सरकारी मछलियों का विभाग में अधिकारी के पास जाकर उनसे, सर, सरकार ने जैसे कहे थे मैंने वैसे ही मछलियों को पाला था। सरकारी घोषणा में मार्केटिंग भी करेंगे कहे थे ना, उसके लिए आया हूँ सर। बिल्कुल करेंगे, तुम्हारे एड्रेस दे दो। हमारे अधिकारी आकर हमारे रूल्स के हिसाब से तुमने मछलियों को पाला है कहकर कहेंगे तो जरूर उन्हें खरीदेंगे। मार्केटिंग अधिकारी आकर, मछली तो बड़े अच्छे हैं, अच्छे से पाला है कहकर खुश हो गया। बोलाराम का मछलियों को अच्छे से गिराक मिला। वे लोग बहुत खुश हो गए। वाटर पंप फिश फार्मिंग। बहुत समय पहले मिश्रा नाम का एक जमींदार हुआ करता था। वो बहुत लालची और स्वार्थी था। उस गांव में दो बड़े बड़े मछलियों के तालाब हुआ करते थे। हर साल किसान जमींदार के पास आकर, श्रीमान, हर साल की तरह मछलियों के तालाब की देखभाल की जिम्मेदारी आपको ही दे रहे हैं। मेरे किसान भाइयों की भलाई ही मेरी भलाई है। आप अच्छे रहेंगे तो ही मैं अच्छा रहूंगा ना। किसान जमींदार को प्रणाम करके वहां से चले गए। बगल में रही उसकी पत्नी तब, क्या जी, आप हर साल उन किसानों को इतने पैसे क्यों देते रहते हो? आप पागल हो गए हो क्या? गुस्सा मत करो री, मैं उस तालाब में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए का निवेश करता हूँ, मगर उन मछलियों को बेचने से आने वाला मुनाफा 5 लाख रुपए है। समझ आया क्या? मेरे कान में फूल मत रखो, ये सब उन किसानों को पता नहीं क्या? असल में बात ये है कि उन्हें तालाब के लिए लाख रुपए का निवेश देना मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है जी? वो किसान 1 लाख रुपए तक नहीं दे सकते क्या? यहाँ कौन कौन कितना निवेश करता है कहकर सिर्फ मुझे ही पता है री। इसलिए लाख रुपए के निवेश करने के हालत में वो होते तो वही देते थे ना। महीने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5,000 मुनाफा मिलेगा। हर महीना लाख रुपए का निवेश करना उनसे नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ मुझसे ही मुमकिन है, इसीलिए सब मेरे पास ही आते हैं। थोड़े दिनों के बाद वसंतराज नाम का एक इंजीनियर उस गांव को आया। कोई व्यापार करने के लिए उस गांव के गली गली में फिरने लगा। ऐसे फिरते फिरते मछलियों के तालाब के पास आया। उस तालाब में ज्यादा मछलियों को देखकर मछलियों को अच्छे से पाल रहे हो भाई? सच है, आसपास के सारे गांव को हमारे यहाँ से ही मछलियाँ सरफराह होते हैं। वाह, तो फिर मुनाफा कितना होगा? बहुत ज्यादा ही कमाते होंगे ना? मिलता है मगर बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों? तो फिर जमींदार जी को आधे पैसे देने पड़ते हैं ना। मछलियों का दाना और खाद वही देते हैं ना। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? 10 रुपए का निवेश देकर 100 रुपए का मुनाफा कमा रहा है वो। वैसे नीलामी में वही भाग लेंगे या और कोई भाग ले सकते हैं? कोई भी भाग ले सकता है, मगर लाख रुपए हाथ में तैयार रखना होगा। तुम दे सकते हो क्या? वो सब तुम्हें क्यों, मैं देख लूंगा। पहले मुझे तुम्हारे जमींदार जी के पास ले जाकर नीलामी के समय मुझे भी वहाँ खड़ा करो। तुम्हें मुनाफा कैसे दिलाना है वो मैं देख लूंगा। हर बार के जैसे ही नए साल में सब लोग जमींदार के पास आए। वसंतराज भी वहाँ पर आया। श्रीमान जमींदार जी, इतने सालों से मछलियों के तालाब की देखभाल आप ही देख रहे हो। अब से मैं भी देखने की सोच रहा हूँ। मछलियों के तालाब के किसानों को नए तकनीकों से ज्यादा मुनाफा दिलवाने की सोच रहा हूँ। जमींदार अपने मन ही मन में जलने लगा। फिर भी शाबाश, इस देश को तुम्हारे जैसे युवाओं की ही जरूरत है। एक मछलियों के तालाब को तुम देख लो, दूसरे को मैं देख लूंगा। सारे किसान तालियां मारने लगे। यह सब सुनकर जमींदार की पत्नी, ये कौन है जी जो हमारे मुकाबले आ रहा है? जाने दो, वो मछलियाँ कैसे पकड़ेगा मैं भी देखता हूँ।
रात के समय वसंतराज के मछलियों के तालाब में जमींदार एक मगरमच्छ को छोड़ दिया। किसान अगले दिन सुबह वसंतराज के तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए गए तो वहां पर मगरमच्छ को देखकर डर के मारे भाग गए। उसे निकालने की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग मगरमच्छ को भगा नहीं पाए। कोई भी वसंतराज के तालाब में मछलियां पकड़ने का साहस नहीं कर रहा था। पूरे ग्राहक जमींदार के पास ही जा रहे थे। ये बात पता चल के वसंतराज को क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। वो रात भर अच्छे से सोचकर एक उपाय निकाला। एक मोटर पंप को लाकर तालाब में से पानी को थोड़ा थोड़ा करके निकालने लगा। मगरमच्छ दिखने लगी। वो मगरमच्छ के आगे थोड़े चिकन के टुकड़े फेंकने लगा। वो मगरमच्छ उन चिकन के टुकड़ों को खाते हुए बाहर आई। वसंतराज और थोड़े चिकन के टुकड़े एक एक करके डालते हुए जमींदार की तालाब की तरफ उसे भेजने लगा। अगले दिन किसान बाप रे मगरमच्छ, जमींदार जी के मछलियों के तालाब में मगरमच्छ है कहकर पुकारने लगे। बात पता करके जमींदार बाप रे, मगरमच्छ को उसके तालाब में फेंकने के लिए सोचे तो अब ये मेरे तालाब में आई क्या? कहकर सर पकड़ लिया। अगले दिन जमींदार बहुत मेहनत करने पर भी मगरमच्छ को बाहर निकाल नहीं पाया। वो साल भर ग्राहक वसंतराज के पास ही आए।